एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर ये लास्ट लेक्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री सारा हमने कंप्लीट करा दिया है दोस्तों, है ना। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप वहां विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्रमबद्ध तरीके से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं आप, और फिर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि कोई समझा देता है तो आपको थोड़ी समझने में आसानी जाती है, समझने पढ़ने में आसानी जाती है दोस्तों। ये लास्ट लेक्चर है, मैंने सारे गवर्नर जनरल और वायसराय डिस्कस कर लिया दोस्तों, है ना। तो आइए शुरू करेंगे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। इस लेक्चर में हम लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935, भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 के बाद 1936 में ये गवर्नर 1936 में ये वायसराय बनते हैं दोस्तों। तो 1936 से लेके 1943 तक के वायसराय रहे हैं, ये वायसराय रहे हैं 1936 से लेके 1943 ईस्वी तक के वायसराय रहे हैं लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय रहे हैं, याद रखना है। तो इनका कार्यकाल अपने को समझ में आ गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अगले ही साल बनते हैं, 1936 से लेकर 1943 तक बनते हैं। तो इनके समय में क्या क्या हुआ था तो अपने को जानकारी होना। लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही पहले चुनाव कराए गए थे दोस्तों, है ना। इनके समय ही पहले चुनाव कराए गए थे और चुनाव के परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में रहा था दोस्तों। चुनाव का परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में रहा था। कांग्रेस ने 11 में से 6 प्रांतों पर सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने 11 में से 6 प्रांतों पर सरकार बनाई थी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना। तो इसके समय क्या क्या हुआ था, तो इसी के समय पहली बार चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों पर, देखो 8, मैंने पहले 6 बोला, यहाँ 8 लिखा है, तो अभी आगे 6 आएगा। 8 प्रांतों पर बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकार बनाई थी। असम में अपनी सरकार बनाई थी। पहले 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था दोस्तों, मिली थी। तो पहले जो 6 है, 6 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल और असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो हम बोल सकते हैं 11 में से 6 प्रांत पर सरकार बनाई थी उसने, है ना। 11 में से 6 प्रांत पर स्पष्ट बहुमत मिलने से सरकार बनाई थी। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने से सरकार बनाई थी। और जो 2 प्रांत रह गए दोस्तों, वो गठबंधन रहा होगा। तो 2 प्रांत रह गए, उसमें गठबंधन रहा होगा, ये याद रखना है। तो हम बोल सकते हैं कांग्रेस ने 11 में से 6 प्रांतों पर सरकार बनाई थी। 11 में से 6 प्रांतों पर सरकार बनाई थी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कहां कहां, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये चीज समझ में आया। फिर उसी के टाइम पे दोस्तों, इसी के टाइम पे क्या होता है, इसी के टाइम पे 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है इसी के टाइम पे। तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। इस युद्ध में भारतीयों की सक्रिय योगदान प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिनलिथगो में भारत के नेताओं के समक्ष अगस्त प्रस्ताव रखा था दोस्तों। भारत के नेताओं के समक्ष अगस्त प्रस्ताव रखा था, है ना। अगस्त प्रस्ताव रखा था, जिसमें भारतीयों को प्रलोभित करने वाले अनेक प्रस्ताव रखे गए थे, भारतीयों को मनाने वाले अनेक प्रस्ताव रखे गए थे। देखो यहाँ वही लिखा है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। बिना भारतीयों से पूछे, यानी भारत के नेताओं से पूछे या भारतीयों से पूछे भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया था। कांग्रेस ने इसका विरोध करा कि तूने हमको पहले हमने तुमको क्यों झोंक दिए और क्यों हमसे पूछे क्यों नहीं। तो कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया था, ना कोई भाई और ना कोई पाई। ये याद रखना है, ये नारा पूछा जा सकता है। कांग्रेस ने नारा दिया था, ना कोई भाई है और ना कोई पाई है ना, ना कोई भाई और ना कोई पाई, ये कहते हुए नारा दिया था। और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। जो इधर ऊपर साइड अपन ने पढ़े ना, जो 6 प्रांत में सरकार बनाई थी, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो देखो इसने अपने शासित कौन ने, जो भारतीयों ने जो शासित और जो जीते थे, है ना, जो चुनाव के द्वारा जीते गए थे, तो अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया था कि तुमने हमको बिना पूछे ऐसा क्यों किए करके, है ना, ऐसा क्यों किए करके। तो अगस्त प्रस्ताव आया था इसी के टाइम पे, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव इसीलिए आया था, अगस्त प्रस्ताव
कि भारतीयों को प्रलोभित करने वाले अनेक प्रयास किए थे, भारतीयों को प्रलोभित करने वाले अनेक प्रयास किए गए थे अगस्त प्रस्ताव में, याद रखना है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखो सुभाष चंद्र बोस, दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। आपको याद होगा 1939 में ही त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, लेकिन पाठाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस यानी गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण उसने त्यागपत्र दे दिया था त्रिपुरी अधिवेशन से, और वहां पे राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये त्यागपत्र देने के बाद क्या किया इन्होंने, 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। तो अपने को पता रहना चाहिए, है ना, अपने को पता रहना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं मार्च 1940 में क्या हुआ। मार्च 1940 में लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी थी, है ना। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले लाहौर में रखी गई थी, याद रखना है, लाहौर में रखी गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 22 से लेकर 24 मार्च 1940 के बीच लाहौर में अपने 3 दिवसीय सत्र पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया था, पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया था, है ना, पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया था। और प्रस्ताव को लाहौर संकल्प भी कहा जाता है, इसे ही लाहौर संकल्प कहते हैं, है ना। ये जो अधिवेशन में जो संकल्प लिया गया था, पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी थी, उसे ही लाहौर संकल्प भी कहते हैं। इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था, इस प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। प्रारूप यानी उसका ढांचा कैसा रहेगा करके, है ना, मैं पिया बोल सकते, प्रारूप ड्राफ्ट किसने किया था। तो इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था दोस्तों, सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। देखो बनाया किसने था, प्रारूप बनाया था सिकंदर हयात खान ने, और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, नाम याद रखना है ना, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, नाम याद रखना है। और खलीकुज्मा ने उसका समर्थन किया था, तो याद रखना है इनका भी नाम, खलीकुज्मा ने इसका समर्थन किया था, है ना। तो पहले प्रारूप तैयार किया, फिर प्रस्तुत किया गया, किसने प्रस्तुत किया और समर्थन किसने किया, खालीकुज्मा ने इसका समर्थन किया था, ये याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना है ना। इसे लाहौर संकल्प भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव में भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि बनाने की बात कही थी। भारत यानी मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि बनाने की मांग की थी। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 9 सदस्यीय उप समिति में लिखा था, और मोहम्मद अली जिन्ना और कई सारे लोग थे उसमें, है ना। तो ये याद रखना, तो अलग प्रस्ताव बनाने की बात कही थी। तो ये इतना चीज समझ में आ गया होगा, ये फैक्ट, है ना, समझना है। उसके बाद क्या होता है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव मैंने बताया था, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को जारी किया गया एक बयान था दोस्तों। यह बयान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग के जवाब दिया गया था। इस प्रस्ताव के जरिए ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारत का सहयोग पाने की कोशिश की थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत के सहयोग पाने की कोशिश की थी। इस प्रस्ताव के तहत युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का आश्वासन दिया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो। ये युद्ध समाप्त होने के बाद, इस प्रस्ताव के तहत इस युद्ध के बाद डोमिनियन का दर्जा देने का आश्वासन दिया था लिनलिथगो ने। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यह बोला गया था कि आप हमारा साथ दोगे तो। युद्ध के तुरंत बाद एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय नियुक्त किया जाएगा, यह भी कहा था दोस्तों, है ना। भविष्य में संविधान को अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अपनाया नहीं जाएगा, यह बोला था कि अल्पसंख्यकों से भी परमिशन और उससे भी पूछी जाएगी। अल्पसंख्यक राय को पूरा महत्व दिया जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यकों को पूरा महत्व दिया जाएगा। ये सब बातें अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी, है ना, ये याद रखना है। लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया था। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिए यहाँ पे, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया दोस्तों।
क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन जो है ये कब भारत आया, तो 22 मार्च 1942 को भारत आया था। यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के से सहयोग हासिल करने के लिए भेजा गया था। भारत से सहयोग हासिल करने के लिए भेजा गया था। इस आयोग का नेतृत्व मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। इसलिए इसको क्रिप्स मिशन कहा गया दोस्तों। इसमें क्या क्या बात कही गई थी, तो यह एक भारतीय प्रभुत्व स्थापित करना इसमें रखा गया था। देश के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठन करने की बात कही गई थी। संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत के जरिए सत्ता के स्थानांतरण और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करेंगे, ये बात की गई थी। जो प्रांत संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार होगा, ये सब बातें कही गई थी। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, ये बात कही गई थी। देसी रियासत को भी अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा, ये सब बातें की गई थी क्रिप्स मिशन में। तो क्रिप्स मिशन के बारे में मैंने बता दिया है ना। क्रिप्स मिशन अंग्रेज और मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लोग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करा था, ये याद रखना है। इसमें जो बात कही गई थी लेकिन उसको अस्वीकार कर लिया था इन्होंने। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे दोस्तों। तो जो क्रिप्स मिशन आया था उससे बातचीत करने के लिए कौन गए थे, बातचीत करने, और वार्ताकार कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ये याद रखना है, समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद क्या होता है, अगस्त में लिनलिथगो के टाइम पे ही 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 या 9 अगस्त नाम आता है लेकिन 8 अगस्त है ना। अच्छी बुकों में, कई दूसरी बुक देखो तो उसमें 8 अगस्त लिखा हुआ है। तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बंबई अधिवेशन में की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बंबई अधिवेशन में की थी। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव को नहीं, ये भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था। गांधी जी ने शुरू किया था। इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था। इस आंदोलन में भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म करने, युद्ध के बाद अंतरिम सरकार बनाने और आजाद भारत की घोषणा करने की मांग की गई थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में। इस दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8-9 अगस्त 1942 को सरकार ने कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं करके ब्रिटिश सरकार ने कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सक्रिय थे। भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होते हुए भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सक्रिय थे, है ना। सतारा और मेदिनीपुर जैसे जिलों में स्वतंत्र सरकार और प्रति सरकार बनाई गई थी दोस्तों, है ना। उस टाइम बनाई गई थी दोस्तों। सरकार ने आंदोलन के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया था, लेकिन इसे दबाने में साल भर से ज्यादा समय लग गया दोस्तों। साल भर से ज्यादा समय लग गया। और फिर आजादी के बाद 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है। 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, आजादी के बाद ये तारीख को याद रखना है। तो ऐसा हुआ था दोस्तों। तो ये समझ में आया कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, मैंने सब बता दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1943 में ही बंगाल में एक और बार अकाल पड़ता है ना। भयानक अकाल पड़ता है ना। तो 1943-44 में बंगाल में, तो बंगाल का वर्तमान बांग्लादेश हो गया, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जान गंवा दी थी दोस्तों, जान गंवाई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध का लास्ट का समय था, है ना। और ये समय माना जाता है। और अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था दोस्तों। अकाल का कारण ये था कि अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा है, अनाज की बरसात नहीं हुई,
बारिश नहीं हुई, बारिश पर डिपेंड करता था अपना एरिया है, तो बारिश पर डिपेंड करता था, तो अनाज का उत्पादन का घटना था, उत्पादन ही नहीं हुआ था तो अकाल पड़ गया। और बंगाल, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात किया जा रहा था, तो अंग्रेज लोग ऐसे थे कि इधर अकाल पड़ा हुआ है और बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात उधर कर ही रहे हैं और टैक्स भी ले रहे हैं, ये सब हुआ था दोस्तों, भयानक अकाल पड़ा था। तो ये समझ में आया कि अपने को लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में काम का जो मैंने बताया। अब बात करते हैं अपन लॉर्ड वेवेल के बारे में। देखिए लॉर्ड वेवेल जो है 1944 से लेकर 1947 तक के भारत के वायसराय बनते हैं दोस्तों। तो 1947 तक के बनते हैं, यानी कि ये अपने रिटायरमेंट तक बनते हैं, तो 1947 में रिटायर हो जाते हैं दोस्तों, है ना। तो अपन यहाँ देख सकते हैं, अपन ने पहले लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में पढ़े, तो लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947 तक के वायसराय रहे हैं दोस्तों। तो इनसे क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़ना है, इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों देखो, पहला फैक्ट, वेवेल के टाइम पे वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया दोस्तों, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, है ना। तो बोल सकते हैं हम शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। वायसराय द्वारा शिमला में भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, जो 25 जून से लेके 14 जुलाई 1945 तक चला। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के मत विभिन्नता के चलते किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका और ये सम्मेलन विफल रहा। तो देखो, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था, नाम याद रखना है ना। इस कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यद्यपि वे शिमला में ही उपस्थित थे उस टाइम पे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेंगे। मुस्लिम लीग का यहाँ अड़ियल रुख देखकर 14 जुलाई तक बना रहा। ये अड़ियल रुख जो है 14 जुलाई तक बना रहा। अंततः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कर दी कि यह सम्मेलन सक्सेस नहीं हुआ करके, सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। तो पूछा जा सकता है, याद रखना, शिमला सम्मेलन 1945 लॉर्ड वेवेल, है ना, लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था। तो 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला। इन सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के मत विभिन्नता थे चलते किसी भी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया और ये सम्मेलन विफल रहा, इतना याद रखना है ना। नेतृत्व किसने किया था कांग्रेस का, ये भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1945 में क्या होता है, 1945 में बनी सरकार, एक सरकार बनती है दोस्तों, एक सरकार बनती है ब्रिटेन में 14 साल बाद लेबर पार्टी सत्ता में आती है। 14 साल बाद लेबर पार्टी सत्ता में आती है और प्रधानमंत्री बनते लेबर पार्टी के, जिनका नाम क्या, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, है ना, एटली प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों, है ना, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही भारत को स्वतंत्रता मिली है, याद रखना है, इतनी चीजें याद रखें। तो क्या हुआ दोस्तों, इस टाइम पे अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी सरकार बनी। प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव कराए गए थे। सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाए गए थे। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणाम में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिल गया। अब बताओ, कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिल गया और केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% मत मिले थे। 91.3% मत मिले थे। वहीं मुस्लिम लीग ने भी सभी मुस्लिम सीटें जीत ली और प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिल गया दोस्तों। मुस्लिम लीग को भी बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी थी।
पंजाब में कांग्रेस यानी पंजाब में कांग्रेस, अकालियों एवं यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी थी यहाँ पे। तो साझा सरकार बनी थी, तो ये हुआ था दोस्तों, समझ में आया क्या, है ना। तो क्या था ये, तो इसके बारे में मैंने बता दिया था, है ना। तो ब्रिटेन में 14 साल के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई थी दोस्तों। इस पार्टी को हमेशा भारत का साथ देने वाली पार्टी के तौर पर याद किया जाता है। इस सबसे बड़ी बात यह है कि यह पार्टी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को आज़ादी दिलाने का कानून बनाया, वास्तव में देश को आज़ादी कर दिया, वास्तव में देश को आज़ादी कर दिया। जबकि ब्रिटेन की दूसरी मुख्य पार्टी थी जिसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, है ना, कंजर्वेटिव पार्टी। उसने उस जमाने में दिग्गज नेता थे विंस्टन चर्चिल, हमेशा भारत को आज़ादी दिलाने के विरोध में थे, भारत को आज़ादी दिलाने के विरोध में थे दोस्तों, है ना। तो इस वजह से लेबर पार्टी को हमेशा से भारत के लिए खास दोस्ताना पार्टी भी कहा जाता है। ये पार्टी जब भी चुनाव को लड़ती थी, सत्ता में आती थी, तो भारत का ख्याल रखती थी, बल्कि उसकी घोषणा पत्र में भारत और भारतीयों को जगह मिलती थी और उन्हें उनके वादे भी किए जाते थे, उन्होंने वादे भी किए जाते थे, है ना, वादे भी किए जाते थे। तो इसी पार्टी का सहयोग रहा है ना, इसी पार्टी में इस प्रधानमंत्री का सहयोग रहा है। तो नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया, कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस एवं ए.बी. अलेक्जेंडर। तो हाँ दोस्तों, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। इस मिशन का मकसद भारत की एकता को बनाए रखना और उसे आज़ादी दिलाना था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व में सत्ता स्थानांतरित पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा था, है ना, कैबिनेट मिशन को भेजा था, याद रखना है। इस मिशन में तीन ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, जिसमें से पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने एक योजना बनाई थी जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है ना। इस योजना के तहत संविधान का गठन किया गया था। 6 दिसंबर 1946 को आधिकारिक रूप से संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, है ना, केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। इसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतों के लिए अलग संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। याद रखना, इतनी सारी चीजें मैंने बताया, है ना। तो 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री का नाम था उसका क्लीमेंट रिचर्ड एटली, क्लीमेंट, है ना, प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने, जो लेबर पार्टी के थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी कि जून 1948 तक संप्रभुता भारतीयों के हाथ में सौंप दे देंगे, यानी संप्रभुता भारतीयों के हाथ में दे देंगे, है ना, संप्रभुता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसने घोषणा की थी, है ना, कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, किसने घोषणा की थी। तो याद रखना है, क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने घोषणा की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, किसने घोषणा करी थी। तो इस घोषणा में क्या कहा गया था दोस्तों, तो ये घोषणा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने भारत को आज़ादी देने का ऐलान कर दिया था। उसकी घोषणा के 6 महीने बाद ही, देखो उसने तो बोला था जून 1948 तक देंगे करके, लेकिन इसकी घोषणा के 6 महीने बाद ही, इसने घोषणा किया कब, 20 फरवरी को। तो इसकी घोषणा के 6 महीने बाद ही 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान नया देश बन गया। भारत देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को और पाकिस्तान नया देश बन गया दोस्तों। तो ये याद रखना है, ये चीज़ें याद रखना है। इतनी चीज़ें समझ में आई, है ना। तो 6 महीने बाद तो इसने घोषणा किया था, पूछा जा सकता है, याद रखना है इतनी चीज़ें। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1947 में ये रिटायर हो जाते हैं। कौन, ये लॉर्ड वेवेल रिटायर हो जाते हैं, लॉर्ड वेवेल रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होते हैं तो फिर किसको बनाया जाता है गवर्नर जनरल, तो ये बनाया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन इनका नाम था। ये वायसराय बनते हैं मार्च 1947 से लेके जून 1948 तक, है ना, जून 1948 तक के वायसराय बनते हैं दोस्तों। ये एक ब्रिटिश राजनेता थे, नौसेना अधिकारी रहे हैं, उपनिवेशक, प्रशासक और ब्रिटेन शाही परिवार से करीबी रिश्तेदार थे दोस्तों, करीबी रिश्तेदार थे।
है ना, करीबी रिश्तेदार थे। तो ये इनको बोल सकते हैं भारत के अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय थे जो मार्च 1947 से लेके जून 1948 तक भारत के वायसराय रहे हैं। तो क्या क्या याद रखना है इनसे रिलेटेड तो मैं बताता हूँ। तो सत्ता स्थानांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था इनको, भारत का गवर्नर जनरल। देखो फिर से यहाँ से नाम परिवर्तन कर दिया गया था, वायसराय के बाद फिर से नाम परिवर्तन करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था, है ना। तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था दोस्तों, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। इसमें भारत विभाजन शामिल था, इसमें भारत विभाजन शामिल था। तो माउंटबेटन योजना, है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आता है दोस्तों। माउंटबेटन योजना भारत को आज़ादी किस योजना के तहत मिली? तो माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन और सत्ता के स्थानांतरण से जुड़ी हुई योजना थी जो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने तैयार किया था। माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय के तौर पर नियुक्त किया गया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने उन्हें भारत भेजा था, है ना, भारत भेजा था। और 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की थी इन्होंने, 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की थी। इस योजना के तहत भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए कई चरणों की रूपरेखा तैयार की गई थी। जैसे कि इस योजना के तहत विभाजन भारत की सरकारों को भारत की सरकार को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। बंगाल और पंजाब को बांट दिया जाएगा ऐसा बोला गया था, लेकिन बांटे नहीं, है ना। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और आसाम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाना, ये सब कराई गई थी। 15 अगस्त 1947 को इस योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान को सत्ता स्थानांतरित कर दी जाएगी, भारत एवं पाकिस्तान को सत्ता स्थानांतरित कर दी जाएगी, ये कहा गया था। दोनों देशों को संविधान सभा की ब्रिटिश सरकार, यानी दोनों देशों को संविधान सभा की ब्रिटिश सरकार सभा का जिम्मा सौंप दिया जाएगा, जिम्मा सौंप दिया जाएगा। तो क्या बोला मैंने? दोनों देशों को संविधान सभा की ब्रिटिश सरकार सभा का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद देशी राज्यों से ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता खत्म हो जाएगी, ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता खत्म हो जाएगी 15 अगस्त के बाद, ये कहा गया था, है ना। इतनी चीज समझ में आई। अब उसके बाद देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री एटली के द्वारा, जिसका नाम था क्लीमेंट रिचर्ड एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, है ना, विधेयक प्रस्तुत किया गया था जो 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी और अधिनियम बन गया था। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली और अधिनियम बन गया था। तो वही अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिलती है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है ना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था जिसमें भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई थी, भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई थी। यह अधिनियम 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पर आधारित था दोस्तों। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था इसको। ये देखो यहाँ 5 या 4 जुलाई लिखा है। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिल गई थी उसको। 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिल गई थी। इस अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद और संप्रभुत्व देश घोषित कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद और संप्रभुत्व देश घोषित कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हुआ और 2 नए देशों का गठन हुआ था, है ना। 2 नए देशों का गठन हुआ था, भारत एवं पाकिस्तान का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद को खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, है ना। काहे कि जब तक संविधान नहीं बनता जब तक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम के तहत रियासतों को किसी भी देश में शामिल होने या आज़ाद रहने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सम्राट अब भारत का सम्राट नहीं कहलाया,
नहीं कहा जाएगा। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सम्राट अब बिल नहीं मांग सकते थे और वे वोट नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, स्वतंत्र हो गया था भारत अधिनियम के माध्यम से। तो इतना समझ में आ गया, दो नए बन गए, है ना। तो इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र की घोषणा कर दी गई, याद रखना है, घोषणा कर दी गई यानी बन गए, गठन हो गया था। तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशकों से आज़ादी मिली, ब्रिटिश उपनिवेशकों से आज़ादी मिली। इस दिन नेताओं ने नियंत्रण की भागदौड़ सौंप दी गई थी। इस दिन देश के नेताओं को नियंत्रण की भागदौड़ सौंप दी गई थी। भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में एक नई शुरुआत होती है दोस्तों। 15 अगस्त के बाद देश में एक नई शुरुआत होती है और भारत को आज़ादी मिलने के लिए कई सालों तक का संघर्ष रहा है ना, संघर्ष रहा। स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके स्वतंत्र हुआ भारत। भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में ध्वजारोहण समारोह और परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया सबसे पहले 15 अगस्त को। तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में ध्वजारोहण, याद रखना है दोस्तों, जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसमें ध्वजारोहण होता है, ध्वजारोहण किया जाता है कभी भी, है ना। तो देश में ध्वजारोहण समारोह परेड सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था, लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था। और हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री प्रथागत रूप से ध्वज फहराते हैं, प्रथागत रूप से ध्वजारोहण और ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित भी करते हैं, देश को संबोधित भी करते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने यहाँ बताया। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ये क्वेश्चन आता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद क्या हुआ, आज़ाद हुआ भारत। तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर देखो वायसराय पद को हटा के फिर से गवर्नर जनरल बोलने लगे यहाँ पे, है ना। तो कब तक के गवर्नर जनरल पद था ये, जब तक कि अपना संविधान लागू नहीं होता। तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 1947 से लेकर 48 तक इस पद पर कार्य किया दोस्तों। 1947 से लेकर 48 तक इस पद पर कार्य किया। ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय कहे जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया था और भारत विभाजन का फैसला भी किया था, है ना। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। देखो उसके बाद जब ये 1948 तक थे दोस्तों, 1948 तक थे, तो 1948 के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे। तो आज़ाद भारत के पहले भारतीय की बात हो रही है यहाँ पे, जो इंडियन थे, है ना। भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था, याद रखना, पूछा जा सकता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था, राजा जी के नाम से जाना जाता था। और 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे हैं ये, 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे हैं ये, महात्मा गांधी के समर्थक भी थे और 1920 के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी राजगोपालाचारी ने, है ना। तो राजगोपालाचारी बनते हैं दोस्तों। तो राजगोपालाचारी के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत के एक वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे दोस्तों। राजा जी के नाम से जाने जाते थे, याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इतना याद रखना है। तो ये इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो इनका कार्यकाल रहा है 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 तक रहा है। 1950 तक इनका कार्यकाल रहा है ना। और संविधान लागू होने के बाद दोस्तों, बाद में ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, बाद में ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। 52 से लेके 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, याद रखना है। तो इतनी चीज़ें थी यहाँ बताने लायक जो मैंने बताया आपको, है ना। तो जो परीक्षा में आते हैं वो चीज़ बताने की। तो इस तरीके से हमारा देश आज़ाद होता है और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। फिर संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 26 जनवरी 1950 को
संविधान लागू होता है और हमारा देश एक गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है दोस्तों। गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी तारीख क्यों चुनी गई? 26 जनवरी इसलिए तारीख चुनी गई थी क्योंकि पहले इन्होंने तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। तो इन्होंने दोस्तों संविधान बनके तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, इसलिए तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन संविधान लागू करने के लिए इन्होंने कौन सी डेट चुनी? तो वाली डेट चुनी 26 जनवरी। 26 जनवरी इसलिए चुनी क्योंकि अपन ने पढ़े जो लाहौर का कांग्रेस 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा करी थी, है ना। इसलिए इन्होंने 26 जनवरी तारीख चुनी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और हमारा भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया दोस्तों, है ना। तो ये याद रखना है। समझ में आया? समझ में आ गया दोस्तों। 15 अगस्त को कभी भी क्या होता है? 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, याद रखना है, ध्वजारोहण। 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, जबकि 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब राष्ट्रीय ध्वज को स्तंभ पर नीचे से ऊपर की ओर तरफ चढ़ाया जाता है, उसे ध्वजारोहण कहा जाता है। जब राष्ट्रीय ध्वज को स्तंभ पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है तो उसे ध्वजारोहण कहा जाता है और ध्वजारोहण करते हैं जो 15 अगस्त को होता है। जबकि झंडा फहराना 26 जनवरी को होता है। झंडा फहराते हैं 26 जनवरी को और ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को। इस तरीके से मैंने सारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया हूँ। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, लास्ट लेक्चर था, है ना, लास्ट लेक्चर था। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज क्या है? विक्रम खंडेलकर। धन्यवाद।